हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी का सार संग्रह। उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ये बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और इस बुक से प्राय हर एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो क्वेश्चन रहता है वो वन लाइनर के तौर पे रहता है। आप इसको रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने कहीं डिटेल में पढ़े हैं तो आप इस बुक को रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं और ये बुक काफ़ी अच्छा है। आप जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेपीएससी जैसे या फिर बीपीएससी हो, ये सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बुक से। और ये बुक काफ़ी अच्छा है, आप लोग को भी पता होगा कि इस बुक के बारे में। तो चलिए हम लोग जानेंगे इस बुक में प्राचीन भारत का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कलात्मक विवरण को इतिहास कहलाता है। इतिहास इतिहास क्या है? जो हमारे पूर्वजों या फिर जो घटनाएं बीत चुकी है वो हम लोग अभी वर्तमान में उस घटना को जान रहे हैं, वही इतिहास होता है। क्या है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट या सार्वजनिक क्षेत्र की घटना और जिसका कलात्मक विवरण से हम लोग जान रहे हैं उसी को इतिहास कहते हैं। सबसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? ये प्राचीन भारत के इतिहास से प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी। और ये किसकी पुस्तक है? ये कलहन की पुस्तक है। कलहन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उस सिक्के को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? ये जो प्री हिस्टोरिका इंडिया है जो कि प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित है, ये किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की ये कृति है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? ये जो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इन तू शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। ये जो लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इस अभिलेख से, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। और ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल से। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? ये जो प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास ये किसने तैयार किया था? V.A. स्मिथ ने। किसने? तो V.A. स्मिथ ने। ये सारे जितने भी पॉइंट हैं वो सारा इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
कि इतिहास, ये जो इतिहास है उसका क्रम काफ़ी बड़ा है, उसको हम लोग छोटे छोटे भागों में बांटकर जान सकते हैं। तो इतिहास को सुविधाजनक बनाने के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 काल में इतिहास को बांटा गया है। अब जानेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो मानव उत्पत्ति से काल का जो समय माना जाता है उसका समय है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक। आदि ऐतिहासिक काल का इसका समय 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसका काल क्या माना जाता है? तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल का माना जाता है 600 ईसा पूर्व से आगे। वास्तविक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, ये जो प्रागैतिहासिक काल है उस टाइम प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसको हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के अध्ययन के तौर पे ही प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं। नेक्स्ट है आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है परंतु जो लिखित साक्ष्य है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल माना गया है। लिखित साक्ष्य मिला है पर इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में है, इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के साक्ष्यों से पढ़ा भी जा सका है और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर इसको ऐतिहासिक काल माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण के द्वारा हम प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा। तो ये ब्राह्मणी लिपि है, इसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में पढ़ा था और ये अशोक के शिलालेख को पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। ये प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत का जो प्राचीनतम राजा था वो वैश्वत मनु। कौन था? वैश्वत मनु। नेक्स्ट पॉइंट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संकलन संघ। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। तो ये जो मत्स्य पुराण है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी। तो ये जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नारद स्मृति के किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये जो नारद स्मृति है इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है वो मनुस्मृति को। किस पुस्तक को? तो मनुस्मृति को माना जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो मनुस्मृति को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है।
ये स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। किस ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। ये महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संगीता था। महाभारत का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो जय संगीता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और ये जो महाभारत है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण लास्ट में क्या हुआ, ये जो महाभारत का श्लोक था वो 1,00,000 होने के कारण इसे सतसहस्री संगीता या महाभारत कहा जाने लगा। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गया तब इसको महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन। इसमें शिलालेखों का अध्ययन इसका अभिप्राय है। पूरा विश्व का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो इब्न बतूता, इनका जो यात्रा वृत्तांत वो रहीला के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो इब्न बतूता थे वो कहाँ से आए थे? तो ये मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? ये जो हेंगसांग है जो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे, ये किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। किस विश्वविद्यालय में? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। अभिलेख व शासक, कौन सा अभिलेख किस शासक से जुड़ा है वो जानेंगे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख ये पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख ये अस्कंद गुप्त से संबंधित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अभिलेख के बारे में कि किस शासक से संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जो बौद्ध स्तंभ लेख है इसमें शुंग काल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। हेंगसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? ये जो हेंगसांग आए थे इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो CU की, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है CU की। नेक्स्ट पॉइंट है, अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बिरूनी। किसने? अल बिरूनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्को का आत्र इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। बतूता थे ये कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के यात्री थे। और ये भारत किस टाइम आए थे? तो भारत में जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो ये जो मार्को पोलो है इनके किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो ये जो पतंजलि के महाभाष्य है इससे किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश
के इतिहास का पता चलता है। चीनी लेखकों का वर्णन। तो फाहियान फाहियान कब आए थे? तो 399 से 414 ईस्वी के बीच आए थे और इनकी रचनाएं हैं भारत दशा का विवरण। और फाहियान यह प्रथम चीनी यात्री था, ये जो थे आए थे, ये प्रथम चीनी यात्री थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। ये किसके समय आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कोड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद महल को देव निर्मित बताया। नेक्स्ट है हेनसांग। ये 645 बीच ईस्वी के बीच आए थे और इनकी जो रचनाएं हैं CU की। और ये जो हेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इसने हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विशोभित किया। इन्होंने हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि दी थी। इसे आत्रियों का राजकुमार कहा जाता है, साकी मुनि कहा जाता है और नीति का पंडित भी कहा जाता है। इनको कितने नाम से पुकारा जाता है? तो आत्रियों का राजकुमार, साकी मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसको? तो हेनसांग को। नेक्स्ट पॉइंट है इतिशंग। ये 673 से 675 के बीच आए थे। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। इनकी जो रचनाएं है वो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है। और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन रहा, ये जो आए थे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किए। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिलता है वो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। अब जानेंगे पाषाण काल, जिसको स्टोन एज कहा जाता है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये जो पूरा पाषाण काल है, इसका जो समय है वो सबसे लंबा समय है। इसका समय 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया है। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया है। और नव पाषाण काल का जो समय है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया है। फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसका जो समय है वो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व इसका समय है। मध्य पूरा पाषाण काल, इसका समय 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया था। और उच्च पूरा पाषाण काल, इसका समय 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूरा पाषाण का काल सबसे लंबा काल रखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये पाषाण युगीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। किसको? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को। नेक्स्ट पॉइंट है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? उस टाइम जो औजार बनता था वो उसके लिए किस अस्त्र का प्रयोग करते थे? तो पत्थर के ही औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? इसमें पूछा भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। किसका? तो जम्बू द्वीप का खंड था।
नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? पिथेरोपस के रूप में जाना जाता है। और मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो होमो सैपियन मानव का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य हथनोरा जो कि नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट पॉइंट है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के तक के संस्कृति का जो अवशेष मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। कहाँ से? मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो ये पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो इसकी पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने जो सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया वो तांबा का प्रयोग किया। किसका किया? तांबा का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो प्रथम घरेलू जो पशु था वो कुत्ता था। कौन? तो कुत्ता। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो ये जो पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। किस काल से? तो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं मध्य पाषाण काल के समय? तो आदमगढ़ से मिला है। कहाँ से? तो आदमगढ़ से। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो ये खाद्यान्नों की कृषि किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो प्रथम अनाज था वो जौ था। क्या था? तो जौ। नेक्स्ट पॉइंट है, चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है, कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल इसके प्रथम महानिदेशक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के किस आरंभिक पूरा पाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ? भीमबेटका। और ये भीमबेटका कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण युग प्राप्त हुए हैं। किस युग से प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण काल से। नेक्स्ट पॉइंट है, पेबल उपक्रम किस काल से संबंधित है? ये जो पेबल उपकरण है वो किस काल से संबंधित है? तो निम्न पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ये किसके नाम से? तो आहार संस्कृति। क्या होगा? आहार संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? ये जो औजार है वो किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से ये संबंधित है।
नेक्स्ट पॉइंट है बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? ये निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी जो से प्राप्त औजार है वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव की आखेटक हंटर और खाद्य संग्राहक फूड ग्रेडर की अवस्था किस काल से जुड़ी है? तो ये पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ये जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है उसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अपने घर के फर्श के नीचे ही उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है? वो मद्दाहा और सरायनाहार राय है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक मानव होमो-सैपियन का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो इसका प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैप्सर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये इसका प्रयोग कब हुआ? मध्य पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? तो अग्नि का जो उपयोग करना आग जलाना ये नव पाषाण काल में आदि मानव ने सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? शिवालिक पहाड़ी से मिला है। कहाँ से? तो शिवालिक पहाड़ी से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और ये जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट पॉइंट है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पॉइंट है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? हड्डी निर्मित उपकरण ये भारतीय पुरातात्विक स्थल से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सरायनाहार राय से। नेक्स्ट पॉइंट है गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, सुंदकांडेडोर, हड़प्पा कोट जी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे नवपाषाण कालीन स्थल। तो एक तरफ स्थल और ये कहाँ पे है, किस राज्य में है वो हम लोग जानेंगे। तो बुर्ज होम, ये जो बुर्ज होम है वो कश्मीर में है, और बुर्ज होम में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। ये जो बुर्ज होम में वहाँ पे मालिकों के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है गुफ कराल, ये कहाँ पे है? ये कश्मीर में है। इस यहाँ पे कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिला है। हड्डी निर्मित औजार, हड्डी से निर्मित औजार मिला है। धूसर मृत भांडों का प्रमाण मिला है। सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर से। नेक्स्ट पॉइंट है मेहरगढ़, जो कि ये पाकिस्तान में है। वहाँ से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण मिले हैं। वहाँ से गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्में की खेती का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य, ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है महदहा, और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कोहिल्ड हवा, जो कि ये उत्तर प्रदेश में, वहाँ धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ पे धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है।
यहाँ पे जो धान की खेती का जो प्रमाण मिला है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है संगन कुल्लू। ये कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। यहाँ पे राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पिकलीहल, जो कि ये कर्नाटक में है। यहाँ पे राख के ढेर वे निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चौपानी मांडो, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, यहाँ की जो झोपड़ियाँ उस टाइम मिली थी वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा ज्यामिति आकार के सूक्ष्म पाषाण वे हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सारू तारू, ये असम में है। यहाँ पे गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों वे चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो आदिम कुल्हाड़ियाँ और चित्रित मृत भांड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चिरांद, ये बिहार में है। यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से क्या मिला है? तो हड्डी के उपकरण जो प्रायः हिरणों के सिंगों से निर्मित है। यहाँ पे जो हड्डियाँ के उपकरण मिले हैं वो हिरण के सिंगों से बनाया हुआ है। नेक्स्ट है दाऊजली, ये दाऊजली कहाँ पे? ये असम में है और यहाँ से जो मिला है वो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दाऊजली में क्या मिला है? तो कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पाषाण काल का इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट था जो कि बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एनसीईआरटी का जो सार संग्रह आता है महेश अग्रवाल का बुक, ये सारा वो बुक में दिया गया है। आप इस बुक को रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मेरे माध्यम से भी इस बुक को कवर कर सकते हैं और आप इसको सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा, क्योंकि हर रोज़ इस चैनल पे वीडियो आता है तो जिससे आपके पास वीडियो का पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक